ये बात सब तो हम हर क्लास में पढ़े, अब फिर भी हमको ठीक से नहीं आता है। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि ठीक से पढ़ा ही नहीं, इसीलिए। कभी पढ़ा तो उसको कभी रिवीजन किया ही नहीं, इसीलिए। हमने जो काम किया, काम तो किया, लेकिन परफेक्शन के साथ नहीं किया। दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज आवर प्रॉब्लम। तो अब जो स्टेज है, जो एकेडमिक स्टेज होता था 9, 10, 11, 12 का, वहां से आप निकल चुके हैं, राइट? तो अब थोड़ा सा आपको ज्यादा सिंसियर हो जाना होगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्या नहीं है? डू यू हैव टाइम टू एक्सपेरिमेंट? नो, वी डोंट हैव टाइम टू एक्सपेरिमेंट। चलिए, तो आज हम क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे, और उसके बाद एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी वुड कंटिन्यू, राइट? ठीक है। देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को फोकस करना होगा। विदाउट हैविंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, you will not be able to detect and find out the error part from the sentence. आप अगर ग्रामर बेसिक बात नहीं पता होगा, तो वो जो फाइंडिंग एरर्स वाला होता है प्रॉब्लम, अब सही चीज पता हो तब ना आप कहेंगे कि ये गलत है, और आपको सही ही नहीं पता हो तो आप गलत कैसे पता करेंगे, बताइए? इज इट पॉसिबल? कभी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन का सेट उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं। पता चला कि 50 क्वेश्चन में 45 को क्वेश्चन नहीं बना, 5 को क्वेश्चन बना। ये तो आपको डिस्करेज करेगा, डिप्राइव करेगा, नहीं, हेल्पलेस बना देगा। ऐसा काम नहीं करना है कि हमारे मनोबल को कमजोर कर दिया जाए। हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाते हैं, और फिर देखते हैं कि भाई आप क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। हाँ, अगर अब क्वेश्चन नहीं बन रहा है पढ़ने के बाद, तो पढ़ाई के सिस्टम में प्रॉब्लम है। या तो हमें ठीक से पढ़ाया नहीं गया, या फिर हमने ठीक से पढ़ा नहीं। दैट्स द ओनली रीजंस व्हाई वी आर अनएबल टू हैंडल द क्वेश्चंस। हाँ मुन्ना, बात सही है ना? तो रूल जानना जरूरी है। बताइए, आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है क्या? पढ़े हैं? क्या सब पढ़ रहे हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस। बहुत सुंदर। जैसे हम सबको पता है कि इंग्लिश के ऑल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 groups, and that each part is said to be as the parts of a speech. तो नाउन, प्रोनाउन आप पहले भी पढ़े हैं और अभी भी पढ़ेंगे, बट अंतर क्या होगा वो देखिए। आप नाउन पढ़ेंगे, सिर्फ नाउन को जान लेने से हमारा काम नहीं होगा कि ये नाउन कौन सा नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहे। हम क्लास 2, 3 में भी नाउन है, ठीक से देखना बच्चा का किताब खोल के, और वही चीज तुम्हें एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा क्वेश्चन खोल के देख, नहीं मिलेगा अंतर। नाउन जब आप पढ़ते हैं, तो नाउन को सबसे पहले हम पहचानना सीखेंगे कि नाउन, भाई ये आप प्रॉपर हैं कि कॉमन है, कलेक्टिव है कि मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये आपको जानना जरूरी होगा। नाउन में से सबसे अधिक क्वेश्चंस कलेक्टिव नाउन से पूछा जाता है। कलेक्टिव नाउन समझते हैं ना? कलेक्टिव नाउन समझते हो कि नहीं समझते हो? किसको कहते हैं? एक एग्जांपल दीजिए कलेक्टिव नाउन का। अरे क्लास, क्लास कलेक्टिव नाउन है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, फैमिली बहुत सारे लोगों से मिलाकर बनता है, आर्मी बहुत सारे सैनिकों को मिलाकर बनता है, गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को मिलाकर सरकार बनती है, पंच, हाँ, गुच्छा, हर्ड, फ्लॉक, फ्लाइट, क्राउड, मॉब, गैलेक्सीज, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस होता है। जब आप नाउन पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम नाउन को क्लासिफाई करने के बाद, नाउन को जानने पहचानने के बाद, जो नाउन का केस है वो मुझे जानना है। आप बोलोगे सर नाउन में केस कहां से आ गया? केस कितने तरह के होते हैं? आप पूछोगे सर हम तो किसी पे कभी केस नहीं किए हैं, हमको नहीं पता है। अरे वो केस नहीं, ग्रामर वाला केस है, ये अदालत वाला नहीं। हेलो,
केस का हिंदी बाबू होता है कारक। आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। हाँ या हमको नहीं आता। इंग्लिश में आओ, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड वोकेटिव केस। कर्ता कारक, संबंध कारक और कर्म कारक, और जो वोकेटिव केस है उसको संबोधन कारक कहते हैं। तो जब आप नाउन पढ़ेंगे तो नाउन का केस आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप नाउन पढ़ेंगे तो आपको नाउन का नंबर पढ़ना पड़ेगा। नंबर, अब नंबर क्या होता है? जैसे आप चिल्ड्रन का प्लूरल बना दीजिए तो क्या होता है? CHILDREN। चिल्ड्रन का प्लूरल कैसे बनाएंगे? क्या लगा देंगे? S लगा देंगे। तू अस्थिर, वो सब लगा रहा है तो लगाने दो ना। भाई चिल्ड्रन तो पहले से प्लूरल है, देखे ना, फंस गए हम। अब चिल्ड्रन में भी कुछ बच्चे जबरदस्ती S लगा देते हैं, चिल्ड्रंस। That does mean that you don't have idea about which noun is singular and which noun is plural. जिन बंदे को ये ना पता होगा कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल, उनको सबसे बड़ी गलती क्या होगा कि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेंटेंस को करेक्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रामर का रूल कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। अब जब हमको पते नहीं है, अब जैसे देखो, हम कहते हैं कि माई SCISSORS, माई सीजर्स। अब यहां ऑप्शन दिए इज, यहां पर ऑप्शन दिए आर, यहां पर दिए शार्प। हमारा कैंची बहुत तेज है, खट 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 काटता है, तो माई सीजर्स इज शार्प होगा कि आर शार्प होगा? अब जिसको पता होगा कि सीजर्स जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसको वर्ब लगाने में गलती नहीं होगा। बात समझ गए? अब सीजर्स जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है तो आर होगा। आप भाषण दे रहे हैं माइक में, मैंने जनताओं को, अरे जनताओं, जनता खुद प्लूरल है तो जनताओं कहां से आ गया? जैसे चिल्ड्रन itself is a plural, then we supposed not to add s to make it plural. जब ये प्लूरल है तो इसमें प्लूरल आप बनाएंगे क्या? अच्छा, ये पीपल्स है, PEOPLES, पीपल्स। यही बात बोला ना, तो कल कोचिंग में 10th का बच्ची SST का किताब लेकर आई, नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर था, और कहती है DNT सर आप देखो तो 3 बार पीपल्स लिखा हुआ है, पीपल्स। हम भी चकर आए लेकिन नहीं घबराए, टीचर है। पीपल्स का मतलब राष्ट्र होता है। आप कहते हैं वाटर, हम इसमें एस लगा देंगे। आप बोलेंगे सर DNT को अंग्रेजी नहीं आता है, पानियों में एस लगाता है। अरे वाटर्स का मतलब समुंदर होता है, वुड मतलब लकड़ी, लेकिन एस लगा दो तो जंगल हो गया। आयरन मतलब लोहा, एस लगा दो तो जंजीर हो गया। आप कहोगे कि सर आयरन्स भी होता है। अरे हां, लेकिन वो आयरन का प्लूरल नहीं है, आयरन्स का मीनिंग ही बदल गया। आयरन्स का मतलब, अच्छा छोटे आप मुझे ये बताइए, अल्फाबेट मतलब क्या होता है? अल्फाबेट, अरे ABC कहां गई थी, भूल गया। अल्फाबेट A to Z अल्फाबेट है इंग्लिश के, आपको नहीं पता है? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26। जब आप कहते हैं अल्फाबेट तो हमें समझ में आता है ABCD to Z। अब ये मुन्ना कहता है DNT सर आपको पता है I know 3 अल्फाबेट्स। अच्छा, ये मुन्ना कहा कि I know 3 अल्फाबेट्स, तो मैं क्या समझू कि इसको सिर्फ ABC आता है? अरे नहीं, अल्फाबेट्स का मतलब हुआ लैंग्वेज, इसको 3 भाषा का ज्ञान है। उस अल्फाबेट में सिर्फ हमने S लगाया तो ABC से अब लैंग्वेज बन गया। पानी में S लगाया तो समुंदर बन गया, आयरन में S लगाया तो जंजीर बन गया। बोले तो नया नया वर्ड का सृजन हो गया। हेलो, तो ये तो जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, कौन सा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। तो नाउन जब आप पढ़ेंगे तो हम नाउन के केस पढ़ाएंगे आपको, खास करके इसमें हम पॉजेसिव केस के बारे में, वैसे तो नॉमिनेटिव पूरा केस ही बताएंगे, बट पॉजेसिव केस पे ज्यादा फोकस होगा, उससे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद हम नाउन के नंबर पढ़ाएंगे, यहां से ढेर सारा क्वेश्चंस होता है। हाउ यू विल मेक
नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसके बहुत सारे रूल्स हम लोग सीखेंगे और सिंगुलर प्लूरल नाउन का ध्यान रखेंगे, ताकि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ताकि सेंटेंस की जो करेक्शन की बात होगा वहां पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की गलती नहीं होंगे। अगर ये नहीं पता होगा तो गलती होगा होगा और होता रहेगा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। यानी दिक्कत, बात हमारा समझ में आ रहा है? हम करना क्या है वो बता रहे हैं। अच्छा, जब आपने केस पढ़ लिया नाउन का, आपने जब नाउन का नंबर पढ़ लिया, तो अब नाउन की जेंडर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है अंग्रेजी में, राम गोज सीता गोज, एगो स्त्रीलिंग है एगो पुल्लिंग है फिर भी गोज गोज। राम जाता है सीता जाती है, राम खाता है और सीता खाता है, अच्छा सीता खाती है। ये जेंडर का प्रॉब्लम है। आप कहोगे सर ये प्रॉब्लम तो इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में है कैसे नहीं? शी के लिए हर होता है, ही के लिए हिज होता है, हिज मैस्कुलिन है, हर फेमिनिन है। अब एगो गाय तुम्हारे तरफ आ रहा है तो तुम बोलोगे सर सर सी इज कमिंग। अरे सी तो आदमी के लिए यूज होता है, तो गाय आ रही है। अच्छा, तो प्रोनाउन एनिमल के लिए क्या आता है आपको नहीं पता है? अब एक कुत्ता है कहीं चला गया, आप कहते हैं सर ही हैज गॉन, हम तो समझेंगे कोई आदमी का बात हो रहा है। आप कहते नहीं आदमी नहीं कुत्ता। अरे तो ही का है बोला रे, जानवर के लिए तो ही नहीं होता है, इट होता है। हाँ होगा जब आप उसे पर्सोनिफाइड कर देंगे, मानवीकृत कर देंगे। जब किसी नॉन लिविंग चीज को, जब किसी अनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट को आप लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, जब उसमें ह्यूमन वाला ट्रेट देते हैं, जब उसके अंदर आप मानवीय गुण दे देते हैं, जब उसके अंदर आप मानव वाला फीलिंग कहते हैं, तो आप उसको मानव की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तभी तो आप गाना गाते हैं, ए हवा मेरे संग संग चल। आप ऐसे गाते हो जैसे लग रहा हवा तुम्हारा दोस्त है। मौत का हाथ मेरे गले की तरह बढ़ रहा था। मौत में हाथ होता है? हाथ पैर तो आदमी का होता है, नहीं समझे? अरे हमारे लिए तो मौत का दरवाजा खुला हुआ था। मौत का दरवाजा, दरवाजा तो घर में होता है, दरवाजा तो ये पर्सोनिफिकेशन है। तो वो अलग चीज है जो रूल से हटके है, और वो चीज सब हम पोएम में पढ़ते हैं, यहां पर उस चीज को देखना नहीं है, समझना नहीं है। हमने कहा कि नाउन के नंबर, नाउन के जेंडर, नाउन के केस, इतना चीज जब आप पढ़ते हैं तब जाकर हमारा नाउन ओके होगा, वरना नाउन ओके नहीं होगा। ठीक? अच्छा, नाउन किसे कहते हैं छोड़े आप बताइए। हाँ, व्हाट इज नाउन? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। और कुछ? बहुत सुंदर, वेरी गुड। इन्होंने कहा नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो किसी भी चीज का नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, एक्शन, मूवमेंट। आप किसी भी उसके नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है? आप दूरबीन लगा लेना कभी, बाइनोकुलर्स, दूरबीन। आप दूरबीन में क्या देखते हैं? दूर दूर तक की चीजें देखते हैं। मुन्ना, आपके नजरों ने जिन जिन चीजों को देखा वो और कुछ नहीं, सिर्फ नाउन है। दे आर ओनली नाउन, नाउन एंड नाउन। नाउन के सिवाय हमें दिखता कहां कुछ है? आप लोग सर हम और कुछ नहीं देखते हैं। कहां देखते हैं भैया? अब देखो ना, यहां पर हम देखते हैं सोफा नाउन, बैग नाउन, स्टूडेंट नाउन, कॉपी नाउन, विद्यार्थी नाउन, बोर्ड नाउन, टीचर नाउन, क्लासरूम नाउन। आप क्या देखते हो बताओ ना? वो नाउन है। ये बाल नाउन, ये नाक नाउन, ये कान नाउन, ये कपड़ा नाउन, ये सब नाउन। अगर इस दुनिया में नाउन ना होता तो किसी को किसी से कुछ पहचान ना होता। क्या नहीं होता तो क्या होता? अगर नाम ना होता तो पहचान ना होता है। हम पहचान नाम से बताते हैं। अगर हमें कोई पूछता हु आर यू, तो हम कहते हैं आई एम हु। नहीं, हम कहते हैं आई एम DNT। अपना नाम से हम परिचय देते हैं। कौन गांव में रहते हैं? आई लिव एट बघौल। ये बघौल नाउन है। कौन जिला में रहते हैं? आई लिव एट दरभंगा। दरभंगा नाउन है। अच्छा, विच स्टेट यू आर इन? आई एम इन बिहार। बिहार नाउन है। विच स्टेट, विच कंट्री यू हेल टू? आई कम फ्रॉम इंडिया। आई लिव इन इंडिया।
इंडिया नाउन है। कहाँ जा रहे हो बुआ? हम बाजार जा रहे हैं। बाजार नाउन है। क्या लोगे बउआ? सब्जी। ये सब्जी नाउन है। कैसे आओगे? बस से। ये बस नाउन है। उसको क्या दोगे? किराया। वो नाउन है। सब कुछ नाउन है। हेलो, अगर नाउन ना हो तो कोई पहचान ना हो। बड़ी अजीब लगा इस बात को जब मैंने समझा। एक बार मैं विलियम शेक्सपियर का एक नॉवेल पढ़ रहा था, रोमियो एंड जूलियट। ये लव स्टोरी है रोमियो एंड जूलियट का। जैसे हीर रांझा है, सोनी महिवाल है, इसी तरह से रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी। मैंने देखा कि विलियम शेक्सपियर ने इस नाउन को कितना बारीकी से इस नॉवेल में आज से 500 वर्ष पहले लिखा। कितने विजनरी, कितने नॉलेजेबल, कितने महान। एज वी ऑल नो, शेक्सपियर इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इस दुनिया में विलियम शेक्सपियर जैसे महान ड्रामेटिस्ट पैदा नहीं हुए, वे नहीं महान। when you would when you will read the stories, novels and poems of Shakespeare, तो आप देखेंगे कि वाकई कितने महान थे। तो मैं बता रहा था नाउन के बारे में। रोमियो एंड जूलियट एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। रोमियो जूलियट के लिए मरते थे, जूलियट रोमियो के लिए मरती थी। दोनों में इतना प्यार। दिक्कत क्या था कि दोनों परिवार में खानदानी दुश्मनी होता है ना, खानदानी दुश्मनी। मतलब इस परिवार के लोग इस परिवार से एकदम, मतलब बाप दादा के जमाने से दुश्मनी चलता आ रहा है। मतलब इतना बड़ा दुश्मनी कि अगर इस घर के नौकर से बात कर ले तो काट के फेंक देगा ऐसा। जूलियट के घर पे एक दिन फंक्शन हो रहा था। बॉल का मतलब होता है पार्टी और फंक्शन। बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे और अपने प्रेमिका के घर फंक्शन हो रहा है और रोमियो नहीं पहुंचे। ऐसा कैसे होगा? और जाए तो दुश्मन के घर जाए कैसे? जान है तो जहान है, जान ही नहीं तो क्या है फिर? मुन्ना दुश्मन के घर, बताइए। फिर भी दिल है कि मानता नहीं। गया कैसे? ऐसे नहीं चला गया, ऐसे ही नहीं गया। उसने अपने बॉडी को डिस्गाइज कर लिया, मास्क लगा लिया, पूरा रूप बदल लिया, चेहरा बदल लिया। गया तो किसी ने नहीं पहचाना उसे, किसी ने भी नहीं पहचाना कि ये कौन बंदा है। बहुत लोग आए हैं, ये भी आया है, लेकिन उसकी प्रेमिका ने पहचान लिया। देखते ही घबरा गई कि अब क्या होगा? अब ये इंसान तो मारा जाएगा। हमारे घर के लोग जैसे इसे पहचानेंगे टुकड़े टुकड़े काट के रोड पे डाल देंगे। उसको साइड ले गई, बोली ये क्या किया तूने? तू कहां चला आया? अगर तुम्हें पहचान लिया गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तुम तो गए। देखो, यहीं पर विलियम शेक्सपियर का वो डायलॉग, वो बात जूलियट रोमियो को बताती है कि देखो दिक्कत तुमसे नहीं है। अब बताइए ना, उसने इस परिवार को कहां कुछ किया था? उसके खानदान के किसी ने कुछ किया होगा, दुश्मनी है जनरेशन से। कहा कि अगर तुमको मुझसे शादी करना है, अगर तुम वाकई मुझे पाना चाहते हो, अगर तुम मुझे चाहते हो, तो दिक्कत है तुम्हारा नाम, क्योंकि तुम्हारा नाम उस परिवार से जुड़ा है जिस परिवार से हमारा दुश्मनी है। तुम नाम बदल लो, सब कुछ ठीक है। नाम में वो पावर है, नाम में वो पावर है कि वो नाम आपको उस खानदान के नाम से जोड़ता है और आप उस परिवार के दुश्मन हैं, जानी दुश्मन। अगर आप कहीं और के होते तो क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। देख रहे नाम में क्या पावर है ना मुन्ना? ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, दिस हैज बीन सेड बाय विलियम शेक्सपियर। चलिए, तो हम आपको बताएंगे कि नाउन, तो जब हम नाउन शुरू करेंगे तो पहले नाउन को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी सारी क्लासिफिकेशन बताएंगे, फिर नाउन के नंबर बताएंगे, नाउन की केस बताएंगे, नाउन की जेंडर बताएंगे, नाउन की सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, एक छोटा सा सवाल मुन्ना से। मुन्ना, वाक्य कैसे बनते हैं? किसको मिलाने से सेंटेंस बनाएंगे? वही तो, सेंटेंस को ही वाक्य बोलते हैं, वाक्य को ही सेंटेंस बोलते हैं। आप किसी से पूछेंगे वो सेंटेंस कहलाएगा।
नहीं नहीं, गुस्साना नहीं है, बस समझाना है। हम देख रहे हैं कि आप कैसे समझा रहे हैं, गुस्साना तो है ही नहीं, इरिटेट होना ही नहीं है। और उसमें भी गुरु जी से सवाल ही नहीं उठता है। क्या नाम है आपका? बाबुल प्रिया, वाह। तो बाबुल भाई आप ये बताना कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर हमसे कोई पूछे सर एक मकान बनाना है तो क्या करेंगे, हम बोले ईंट लाओ, सीमेंट लाओ, बालू लाओ, लोहा लाओ, शुरू हो जाओ। यही ना। अब हम कहते हैं सेंटेंस बनाओ, तो तू बोलो सर ई लाओ, ओ लाओ, सेंटेंस बनाओ। बोलना क्या लाओ। हाँ मुन्ना बोल रहे हैं जी। अरे महान दी ग्रेट भैया लोग बैठिए। सेंटेंस में कुछ है कहां रे, खत्म। यहां से शुरू कहानी, यहां के खत्म, पूरा इंग्लिश तो इसी पे टिका हुआ है। इसके सिवा इंग्लिश में है क्या? कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं इसके बाद। आप बोलोगे ये टीचर क्या बोल रहे हैं यार, कंफ्यूज कर रहा है। इतना वास्ट इंग्लिश लैंग्वेज, कहता है एसबीओ के बाद कुछ है ही नहीं। अरे हाँ, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन क्या है? नाउन काम क्या करता है? सर हम तो खाली नाउने पढ़े हैं, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मेटेरियल करता क्या है सर ठीक से नहीं मालूम है। लो अधूरा काम हो गया ना। ये प्रो, हेलो ब्रो, ये प्रोनाउन है। काम क्या करता है आप बताएंगे? इनका काम क्या है? अरे नहीं, ये काम क्या करते हैं प्रोनाउन जी? अरे भैया ये नाउन के बदले में आता है, ये तो समझे तभी तो ये प्रोनाउन है। इसके फंक्शन क्या है, करता क्या है? हाँ ठीक है, हाँ हाँ। चलिए ये फिर से एक बार आप डिफाइन कर रहे हैं। हमने इसको इसके वाक्य में क्या यूज है भाई? हम नाउन सीखकर कौन से पहाड़ तोड़ देंगे? हम क्यों सीखेंगे नाउन? नाउन सीखकर हम क्या करेंगे? प्रोनाउन सीखकर हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे ना, इन नाउन प्रोनाउन से सब्जेक्ट बनता है। यही नाउन प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट बनाता है। अच्छा अब जाके समझा सर कि नाउन तो बड़का काम करता है सर, सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। वाक्य में बचा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं। नाउन प्रोनाउन का क्या काम है? या तो वो वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा या वो वाक्य का ऑब्जेक्ट बनेगा। दैट इज व्हाट मेन फंक्शन ऑफ नाउन प्रोनाउन इज। अच्छा आपने कहा एडजेक्टिव, ADJECTIV एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन से आपको पता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच एड्स मीनिंग टू द नाउन एंड प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। नहीं, गंगा और हम कहते हैं पवित्र गंगा, तो गंगा नाउन है, लेकिन पवित्र जो पीछे आप लगा दिए ये उसकी विशेषण है। बात समझ में आ रहा? आप कहते हैं सर हमारे पास घड़ी है, घड़ी नाउन है। आप कहते हैं सर पता है गोल्डन वॉच है सर, ये गोल्डन क्या हो गया? विशेषण है कि ये घड़ी सोने की है। तो अच्छा ये बताइए तो नाउन कितने तरह के होते हैं? नाउन 5, कौन कौन? हाँ हाँ, यस, करेक्ट। ये ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है। आप बताएंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन कितने तरह के होते हैं? जी 3। इधर से जवाब आ गया। उसमें आ गया एक प्रॉपर, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। नहीं, काउंटेबल जिसको आप गिनते हैं जैसे कॉमन कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल में आ गया जिसको आप नहीं गिनते हैं, जिसमें मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आ गया। प्रॉपर को अलग रख देते हैं। चलिए अब मेरा सवाल ये है आपसे, बताना तुम कि प्रॉपर नाउन को आप गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। अच्छा, प्रॉपर नाउन के प्लूरल बनेंगे कि नहीं? नहीं। चलिए बैठिए। अब ये कहती है कि प्रॉपर नाउन को नहीं गिनते हैं, और साथ में कहती है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल भी नहीं बनता है। आप उससे सहमत हैं?
कि वाकई प्रॉपर नाउन को नहीं गिनते हैं। क्यों नहीं गिनते हैं? क्योंकि प्रॉपर नाउन एक ही होता है। दरभंगा भी तो एक है सर बिहार में, उसको भी कैसे गिने? अच्छा वो छोड़ो, तो हमको गिनो भाई, मैं डीएनटी हूं, हमको गिनो। आप कहेंगे सर क्या बोल रहे हैं सर, एक टीचर को क्या गिना जाएगा सर? डीएनटी खास टीचर है सर, वो तो एक ही है। लेकिन माय ब्रदर्स, अगर मान लिया जाए आपका नाम श्वेतांशु, मान लिया जाए कि हमारे क्लास में 4 श्वेतांशु नाम के लड़के बैठे हुए हैं। हम बोला कि भाई जिस जिसका नाम श्वेतांशु है वो खड़ा हो जाओ, तो देखा कि 4 वो खड़ा हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक नाम के आपको 2-4 बंदे मिल जाएंगे, अक्सर मैंने देखा है। हाँ संभव है। आपका नाम वैभव, हमारे मोहल्ला में 5 को वैभव है, और मैं कई वैभव नाम के विद्यार्थी को पढ़ा चुका हूं। सपोज कि यहां पर 5 वैभव बैठे हुए हैं, तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं देयर आर 5 वैभव इन माय क्लासरूम? बिल्कुल कह सकता हूं। देखिए, मैं प्रॉपर नाउन को नहीं गिन रहा हूं, मैं उस नाउन को, उस नाम को गिन रहा हूं कि ये नाम कितना है। तो 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रहा? आप ऐसे कह सकते देयर आर 4 मोहन इन माय क्लासरूम, सही है सर। इसके पीछे न्यूमेरल प्रॉपर नाउन में, हाँ भाई लग सकता है। तो प्रॉपर नाउन को हम नहीं गिनते हैं, बट इन केस ऑफ काउंटिंग नेम्स आप उसको गिन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का प्लूरल अब इंडियाज होने लगेगा और एशिया का प्लूरल एशियाज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति का नाम 2 3 4 5 होगा, लेकिन इस दुनिया में बताओ तो एक नाम का 4 गो देश, बताइए होगा कहीं? तो नहीं ना गिन सकते, तो नहीं गिन सकते। चलिए, तो हम नहीं गिन सकते। एडजेक्टिव का काम होता है विशेषता बताना, ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। अच्छा, एडजेक्टिव्स कितने तरह के होते हैं भाईजान? आज थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन सब थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, फिर से हम टॉपिक की ओर चले। हाँ बताइए, एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं? नहीं पता, बहुत सुंदर जवाब। आप खड़े होइए, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? नहीं पता, और सुंदर जवाब। जनाब आप बताएंगे, वर्ब कितने तरह के होते हैं? नहीं पता, बैठ जाइए। जिन जिनको ये ना पता हो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब कितने हैं, वो पहले आज हमसे जान लीजिए कि आपका इंग्लिश बहुत कमजोर है। एक होता है कमजोर, एक होता है बहुत कमजोर। बात समझ में आया? क्या है? वीक है आपके इंग्लिश, क्योंकि आपको नाउन, प्रोनाउन ये सब बहुत बेसिक चीज है, ये हमें पता होना चाहिए। अब आप बताएंगे वर्ब कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के वर्ब होते हैं। कौन कौन होते हैं? आपका बाल तो बिल्कुल संजय दत्त से मैच कर रहा है। कोई मूवी वूवी बनाने वाले हैं क्या? बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, ऐसा कुछ नहीं ना? मतलब पूरा फिल्मी स्टाइल में आप बाल रखे? नहीं, हम भी आपके समय में लंबा लंबा रखते थे, लेकिन बाद में जब इस बाल के डिमेरिट्स का पता चला, तो अब देखते हो भुजरी भुजरी कर देते हैं। बैठिए, नहीं पता जी, मत घबराना। जिन्हें ये ना पता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एकदम नहीं घबराना। आप ये ना सोचना कि ये सब नहीं पता है फिर कैसे होगा। मैं ऐसे विद्यार्थी का नाम बताने जा रहा हूं जिसको नहीं पता है एसएससी का फुल फॉर्म, और आज वो एक्साइज इंस्पेक्टर है। अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे करना है, तो क्या नहीं पता है वो नहीं मैटर है, क्या पता करना है ये मैटर है। आपने अभी तक क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो बिल्कुल मायने नहीं रखता है, क्योंकि अब आप आए हैं पढ़ने के लिए। तो आपकी पढ़ाई यहां से शुरू करते हैं। इसीलिए
मैंने ये कुछ चीजें इसलिए पूछ दिया ताकि आपको ये ना लगे कि यार क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो तुम चाहोगे। बिल्कुल। वंस यू आर डिटरमाइंड, वंस यू आर फोकस्ड, none of the obstacles can stop you from moving। आपको कोई नहीं रोक सकता है और सब कुछ बिल्कुल आसान है, सिर्फ उसके लिए जो सिंसियर है, कमिटेड है, जिसके पास ड्रीम है, जो उस ड्रीम को परस्यू करना चाहता है, अटेन करना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है। करके देखिए, इतनी हजारों हजारों वैकेंसीज हर साल, किसके लिए? आपके लिए। कभी सोचा है, आज दोस्त से मांगते हैं, रे 10 रुपया है तेरे पास, समोसा खाएंगे। अरे आपको नौकरी लग जाए, पता है आपकी सैलरी 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया तुरंत अकाउंट में आया, आप खर्चा करते करते थक जाओगे, अगला पेमेंट आ गया, आप कहोगे यार खर्चा हो नहीं पाता है, दूसरा पेमेंट मेरा आ जाता है। ये है लाइफस्टाइल। करके तो देखो, जीवन सुधर जाएगा पूरा सा ध्यान देने से, थोड़ी सी मेहनत करने से। और करना क्या है? कुछ नहीं करना है, 6 to 10 की जो चीजें हैं उसको बढ़िया से करना है। जो चीज मैं आज आपको बता रहा हूं वो मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा के बच्चे को बताया जाता है, पता है? वही चीज हमसे पूछा जाएगा। यस, समझ गए ना कि नहीं समझे? चलिए, जेंडर पता है क्या? जेंडर, जेंडर क्या होता है? जिससे ये पता हो मेल फीमेल, हाँ, उसको जेंडर कहते हैं। तो मदर का अपोजिट क्या होता है? फादर, नहीं? अच्छा, ग्रैंडफादर का अंकल। हाँ हाँ, ठीक है, घबराना नहीं, भाभीियों के पास जाए। अभी आपने जो बोला आंटी, पूरी डिक्शनरी खोल के आप रख दो, कहीं पर आंटी वर्ड नहीं मिलेगा आपको, सुपरफ्लुअस वर्ड है। तो होता क्या है सर? आंट होता है। अच्छा, तो आंटी तो हम अपने मन से बोल रहे थे सर। हाँ, वो महिला वाला फीलिंग लाने के लिए आंट, देखो ना, मामा मामी, काका काकी, चाचा चाची, नाना नानी, ये ई वाला साउंड है, उसमें नहीं आ रहा था। आंट में आंट नहीं आ रहा, ई आएगा, आंटी। हम लोग अपने से वर्ड को इन्वेंट कर लेते हैं सुविधा के लिए। क्या करते हैं? अपनी सुविधा के लिए वर्ड बना देते हैं, जबकि वो वर्ड है ही नहीं। इसको कहते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? SUPER, सुपर, FLUOUS, EXPRESSIONS, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। या फिर इसको आप कहिए अननेसेसरी वर्डिंग्स। इसको क्या कहेंगे? NECESSARY, अननेसेसरी वर्डिंग्स। अनावश्यक शब्द, जरूरत नहीं। आप पूछेंगे DNT सर, आप इस बार वोट गिराए थे? अच्छा, वोट कैसे गिराते हैं सर? अरे तुमको नहीं पता है? वोट गिराने के लिए कौन सा मशीन आता है? क्या आता है? वो क्या है? अच्छा, पैसा कहां से निकालते हैं हम लोग? चलिए, हम लोग बोलते हैं ATM, मशीन। अच्छा, जब ATM हो गया तो फिर मशीन आगे में काहे जोड़ देते हैं? सुपरफ्लुअस। M मतलब ही मशीन होता है। अब जैसे मेरा नाम है, देखो, मेरा नाम है DHRU ध्रुव, और NARAYAN नारायण, और फिर THAKUR। ठीक, मैं शॉर्ट में बोलता हूं मेरा नाम है DNT। क्या बोलता हूं मैं? हाँ, ये मैं बोलता हूं DNT। अब हमको कोई बोलता है सर हमें पता है आपका नाम है DNT ठाकुर। DNT ठाकुर, टी में तो ठाकुर हो गया था, फिर DNT ठाकुर क्या?
या तो आप डीएन ठाकुर बोलो या डीएनटी बोलो, डीएनटी ठाकुर तो नहीं बोलोगे। बताइए। ईवीएम के साथ अलग से मशीन जोड़ देते हैं, एटीएम के साथ अलग से मशीन जोड़ देते हैं, नहीं टकला में अलग से सर जोड़ देते हैं। नहीं, टकला सर ही होता है और कुछ नहीं होता है। आप अगर सर नहीं भी बोलेंगे, कहेंगे टकला, तो हम समझेंगे कि माथ मुड़ा लिया है। दिस इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी वर्डिंग्स, जिस वर्ड की कोई जरूरत नहीं, अनुपयोगी, फालतू, बेकार, यूजलेस, वर्थलेस, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर ये सब तो हम किसी भी क्लास में नहीं पढ़े हैं कभी सर। जी जरूरत नहीं पड़ा था, जरूरत नहीं पड़ा था, इसलिए हमने सुपरफ्लस को नहीं देखा था। तो आज हम इस सुपरफ्लस की शुरुआत कर देंगे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं और कुछ चीजों को। ये आज हमारा टॉपिक होगा, सुपरफ्लस एक्सप्रेशन से शुरू करेंगे। ये बिल्कुल नया टॉपिक होगा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ये एकेडमिक स्तर पर इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, कोई पढ़ाते नहीं है, फिर जरूरत भी नहीं होता है, तो व्हाई टू वी डू सो दैट। चलिए, अभी मैंने एक बच्चा से पूछा था कि मुन्ना बताओ कि वर्ब क्या होता है और वर्ब कितने होते हैं। किनसे पूछा था? आपसे पूछा था? आप ही से पूछा था जी, मिथुन दा से पूछा था। वर्ब कितने तरह के होते हैं साहब? एकदम शर्माना नहीं है और घबराना भी नहीं है, फेस करना है। क्या करना है? हाँ, फेस करना सीखिए, मजा है जीवन में। हाँ, पीछे से कोई आवाज, बात करने वाले भैया आप बात कर रहे हैं, आपको जरूर पता होगा वर्ब कितने तरह का है, तभी तो आप बात कर रहे हैं। प्लीज बताइए जी, आपका नाम? राजकुमार जी, प्रिंस जी बताइए। आंसर बोल रही हो? 5 प्रकार का होता है, बहुत खुश हुए। अगर नाम सुनोगे तो हम गंगा स्नान कर लेंगे अभी। बोलो तो कौन कौन सा होता है 5? अरे वर्ब की बात कर रहे तो कौन वाचक में घूम गई है तू? रुक रुक, बाबू बोलेगा राजकुमार। हाँ बाबू बताइए। बहुत सुंदर जवाब, वेरी गुड, लाइक इट। ये होते हैं वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सुने आपने? वर्ब कितने? आप बताओ तो बाबू कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, आपको भी पता है? हाँ या ना बोल देना सीधा, दलील नहीं देना। पता है सर? नहीं पता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड नाउ यू टेल मी कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि हम कहते हैं कि आई, रुकेंगे आप एक सेकेंड? कोई दिक्कत है क्या? तो फिर रुकिए ना, हम सेंटेंस लिख रहे हैं, बात करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। आप बताइए कि इसमें वर्ब कौन सा है और वो वर्ब कौन सा है? आई मीन हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? इस वाक्य में वर्ब कहां है, सबसे पहले आप ये बताइए। एम वर्ब है, बहुत सुंदर जवाब। अब आपको दूसरा क्वेश्चन हमने ये पूछा कि ये एम हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है, बहुत सुंदर जवाब। आप थोड़ा ये बताएंगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? जी नहीं, ये किसने कह दिया आपको? अच्छा चलिए, मैं ऐसे समझते हैं, आप बैठ जाइए सबसे पहले। हाँ आप बताइए, एकदम प्यार से, घबराना नहीं। वो कह रही है ना कि ये एम इसमें वर्ब है और वर्ब हेल्पिंग वर्ब है यहाँ। इज सी राइट? इज राइट। हेलो बॉयज, पीछे से। आई एम ए स्टूडेंट में वर्ब एम है, आई एम ए स्टूडेंट में वर्ब एम है। और आप मोबाइल नहीं ना चला रहे हैं? हमको लगा कि आप मोबाइल वोबाइल चला रहे हैं। ठीक है जी, बताइए आप।
आपका नाम क्या है? सुभाष। सुभाष भाई ये बताना है, अभी मैंने इनसे बात किया तो कहे कि इसमें वर्ब क्या है, तो ये कही कि एम वर्ब है। दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि ये हेल्पिंग है कि मेन है, तो ये कहती है कि हेल्पिंग है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ ना, जल्दी जल्दी। नहीं मानते हैं? नहीं पता है? चलिए ये बढ़िया बात बोले आपके, पता नहीं है। अच्छा, है किसी को पता? आप बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब है तो नहीं, मैं वो नहीं पूछता हूं, मैं मेरे टू दी पॉइंट आंसर आना चाहिए। जैसे कि मेरा प्रश्न हो रहा है कि ये वर्ब दो ही होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब आपसे सीधा सवाल होगा, अगर वर्ब दो ही है तो इन दोनों में कौन है? आप एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा ज्यादा। हेल्पिंग वर्ब है तो ये बात तो वो भी बोल रही है, इसको आप समर्थन किया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे, आपका नाम? अच्छा विकेश जी बताइए, तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? ना, नहीं हुआ, मतलब संतुष्ट नहीं हुए। आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। कोई मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया, आप करेगा? बोलो। हम्म। हम्म। चलिए आप बैठ जाइए, बहुत सुंदर। क्या नाम है तुम्हारा? संध्या रानी, बैठिए। फर्क नहीं पड़ता है, संध्या राज बैठिए। तो अब मेरी बात को आप गौर से सुनिए, फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। हेल्पिंग वर्ब को मैं नौकर समझता हूं और मेन वर्ब को मैं मालिक समझता हूं। आप पूछिए क्यों? कि नौकर मालिक वाला फीलिंग कहां से ले आए आप सब? जी, हेल्पिंग वर्ब का हमेशा काम होता है मेन वर्ब को मदद करना। हेल्पिंग वर्ब का यह काम होता है कि वो मेन वर्ब को मदद करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक की मदद कर। हाँ भैया। दूसरा सवाल, अगर इस वाक्य में एक ही वर्ब है तो ये मदद किसको कर रहा है? किसी को नहीं, दूसरा कोई वर्ब ही नहीं है, ये नौकर हुआ। अगर ये नौकर होता तो इसका मालिक कहां है? किसको मदद कर रहा है? तो मालिक नहीं है, अरे तो यही ना मालिक हो गया, यही मेन वर्ब है। किसी को नहीं मदद कर रहा है। जब मदद ही नहीं कर रहे, आप कहते हैं सर आप हेल्पर है, तो इसका मतलब मैं किसी को मदद करता हूं। हम कहेंगे नहीं मैं किसी को नहीं मदद करता हूं, तो मैं हेल्पर हुआ? बोलो हुआ? नहीं ना। मुन्ना, अगर आप किसी को मदद ही नहीं कर रहे हैं तो आपको हेल्पर कहा जाएगा? आप कहते हैं हम नौकर हैं, तो कोई मालिक तो होगा। आप कहते हैं मालिक नहीं है, तो फिर काहे का नौकर? बताइए। हम महीना भर काम करेंगे, पैसा कौन देगा? आप कहते हैं मालिक ही नहीं है। यस। अब इस वर्ब को मेन वर्ब बनाया जाए। देखिए हम कह रहे हैं आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। अब यहां एम हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि प्लेइंग यहां मेन वर्ब है। अब यहां कॉन्टिन्यूस एक्शन फॉर्म करने में एम मेन वर्ब प्लेइंग को मदद कर रहा है। और यहां पर जो एम है मेन वर्ब है, मेन वर्ब, हेल्पिंग नहीं, मेन, एक ही वर्ब मेन। अगर वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब होने के लिए तो कम से कम दो वर्ब चाहिए, तभी तो वो मेन वर्ब को मदद करेगा। समझ गए? क्या समझ गए? ठीक। हाँ तभी ये होगा, ही बात तो हम बोल रहे हैं कि मालिक होगा तभी ना होगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल वो नहीं है कि कौन किसको मदद करता है, सवाल ये है कि ये मदद करता क्यों है। आप थोड़ा थोड़ा बोल रही थी ये बात, लेकिन आप बोल नहीं पाई। पीछे से मुन्ना भी कुछ जवाब दे रहा था, लेकिन वो कुछ क्लियर नहीं हो पाया बढ़िया से। ठीक है, एक बात तो हम लोगों को साफ सुथरा समझ में आ रहा है ना कि हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को मदद करना। इनको नींद आ रहा है, इनको थोड़ा जगा दीजिए, थोड़ा हिला डुला दीजिए ना। नींद आ रहा है आपको? हेलो, जागो मोहन जागो,
सोना नहीं है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को मदद करता है तभी हेल्पिंग कहलाता है। अगर मेन वर्ब को मदद ना करे, किसी को मदद ना करे, तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं। सवाल मेरा यह है कि हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब को मदद करता है तो क्यों करता है, आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द यूज। 3 काम के लिए मदद करता है। पहला, टेंस फॉर्म, जिसको आप एक्शन भी कहते हैं। बिना हेल्पिंग वर्ब का टेंस फॉर्म हो ही नहीं सकता। आप बोले क्या बोल रहे हैं सर, हाँ सही बोल रहे हैं। कौन से टेंस बिना हेल्पिंग वर्ब का बना दोगे, नाम लो तो। आप कहेंगे सर बना देंगे। सर लिखिए, हम बनाते हैं। आई गो टू स्कूल। सर इसमें एक ही को वर्ब है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टेंस बन गया। नहीं बना, नहीं बना। बाबू आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। आई गो टू स्कूल सेंटेंस पूरा है, मैं स्कूल जाता हूं पूरा मीनिंग है, सेंस है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और फिर भी मैं कहता हूं कि बिना हेल्पिंग वर्ब के टेंस फॉर्म नहीं होगा। ये हो गया है, तो दोनों बात बोल रहे हैं जी। इस वाक्य का नेगेटिव बनाइए तो कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। बिना डू का नेगेटिव बना सकते हो, बनेगा ही नहीं। आप इसको प्रश्न बनाना है, क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या होगा, डू आई गो टू स्कूल। बिना डू का तुम क्वेश्चन बना दोगे, बनेगा ही नहीं। हो गया ना सर, बिना हेल्पिंग वर्ब का टेंस फॉर्म नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट में डू डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, सिंपल पास्ट में डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वेयर, पास्ट परफेक्ट में हैड, और फ्यूचर में शैल विल। बिना हेल्पिंग वर्ब के टेंस फॉर्म नहीं होगा। अभी किसी ने मुझे जवाब दिया था कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है, तो आप कहेंगे सेंटेंस कंप्लीट करता है। ये कंप्लीट करने का सेंस नहीं समझ में आता है हमको। क्या कंप्लीट करता है भाई, कैसे कंप्लीट करता है। ऐसे टेंस फॉर्म करने के लिए क्या जरूरी है, को उठा दो, उठा दो, बड़ी नींद में। अब जागिए मोहन, जागो। बड़ी नींद आ रहा है सबको, क्या बात है यार। What is wrong? What had you been doing yesterday night? पिछली रात की कर रहे थे, रात भर आप सोते नहीं है ठीक से। कल तो कोनो मैच वोचो नहीं था, आज होगा। मैच देखते हैं नहीं ना, टाइम बर्बादी है जी। तो पहला काम यह हुआ कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को इसलिए मदद करता है ताकि टेंस फॉर्म हो सके, एक्शन फॉर्म हो सके। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं तो कोई भी एक्शन फॉर्म नहीं हुआ। देखो ना, हमने लिखा आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। हम कहते हैं अब सीधा आई प्लेइंग, सेंटेंस बना, क्यों नहीं बना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बिना हेल्पिंग वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं पता है, हम कहते हैं कि ना हम कहते हैं आई हैव डन दिस। अच्छा, आई हैव डन दिस, मैंने यह किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस मिस्टर हैव को हटा दिया, मैंने कहा आई डन दिस। क्या सेंटेंस सही है, नहीं। सर बिना हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनेगा, हैज हैव लगाओ फिर बनेगा। तो कौन सा टेंस है जो बिना हेल्पिंग वर्ब का बनेगा, तो एक भी नहीं। चलिए, हेल्पिंग वर्ब का पहला काम मेन वर्ब को मदद करना, एक्शन फॉर्म करने के लिए, टेंस फॉर्म करने के लिए। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है मुन्ना, पहला काम क्यों मदद करता है, एक्शन या फिर टेंस फॉर्म करने के लिए। बात क्लियर। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो टेंस फॉर्म नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया। कितना इंपॉर्टेंट है ये हेल्पिंग वर्ब, वो हमने आपको दिखा दिया। दूसरा काम देखिए, पैसिव वॉइस। बिना हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस फॉर्म ही नहीं हो सकता। क्या बोला हम कि बिना हेल्पिंग वर्ब का क्या नहीं होगा, पैसिव वॉइस नहीं होगा। बिना हेल्पिंग वर्ब का
पैसिव वॉइस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक। आई टीच यू इंग्लिश। अच्छा, ये एक्टिव फॉर्म है कि पैसिव फॉर्म में है जी? पहचान भी बता देते हैं। अगर वाक्य की कर्ता वाक्य के शुरू में हो ना तो वो एक्टिव होता है। when the subject of a verb is used in the beginning of a sentence, it is active voice, ठीक है। जिसे काम हो रहा है, जो करता है वो शुरू में है, यही है एक्टिव। अच्छा, इसको पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना डालते हैं, तो इंग्लिश। अच्छा, यहां पर सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में EZMR लगता है, पैसिव में इंग्लिश चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज। अच्छा, यहां पर टीच का पैसिव में V3 होता है टाउट, TAUGHT, बाय एजेंट आई का मी। अगर मैं इतना ही कहूं कि इंग्लिश टाउट बाय मी, तो सेंटेंस तो गलती हो गया ना। क्यों गलती हुआ? हेल्पिंग वर्ब। आप बोलोगे कि सर बिना हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस फॉर्म ही नहीं हो सकता। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ पैसिव वॉइस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा काम क्या हुआ? अच्छा देखिए, हेल्पिंग वर्ब का काम हमेशा एक ही है, मेन वर्ब को मदद करना। पर्पस अलग अलग है। पहली बार जब मदद किया तो टेंस फॉर्म कर दिया, दूसरी बार जब मेन वर्ब को मदद किया तो पैसिव वॉइस फॉर्म कर दिया, और तीसरा काम बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को क्यों मदद करता है। एनी वन ऑफ यू, कम ऑन, बोलिए तो जोर से बोलिए, हम थोड़ा कम सुनते हैं। हाँ, नरेशन, नो नरेशन, सॉरी। हाँ, आप लोग बोलेंगे भाई। अब सुन लो, तीसरा जो काम है वो बहुत बड़ा काम है। इतना बड़ा काम कि शायद दूसरा वर्ब के पास इतना पावर नहीं जितना कि इस वर्ब के पास। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, जो तीसरा चीज है उसका नाम है मूड एंड एटीट्यूड। MOOD, मूड, एंड ATTITUDE, मूड एंड एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है। आप बोलेंगे सर ये मूड क्या होता है, ये एटीट्यूड क्या होता है? हाँ, सवाल उठेगा ना, जब शब्द आया है सामने में तो सवाल उठेगा। तो कुछ दिन पहले टीवी पे सुन रहे थे कि मन की बात मोदी के साथ 8:30 बजे रात में टीवी पे। लेकिन यहां मैं पढ़ाता हूं कि मन की बात मॉडल वर्ब के साथ, मन की बात मॉडल वर्ब के साथ। आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं आप? अरे हां, तुम्हारे मन में जितने भी तरह की बातें हैं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, उन तमाम फीलिंग्स को सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही एक्सप्रेस कर सकता है। और उस हेल्पिंग वर्ब का नाम है मॉडल वर्ब, जिसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मॉडल, AUXILIARYVERBS, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स एक ही चीज होता है, दोनों को सहायक क्रिया बोलते हैं हिंदी में। अब आप कहोगे कि सर बात समझे नहीं। आप क्या बोले? मूड एंड एटीट्यूड, मन की बात तो समझे, लेकिन मन की कौन सी बात ये नहीं समझे। ताकि मन में तो बहुत बात है बुआ, है ना, मन बड़ा चंचल है ना। मन की सुनते होगा दिल का। हाँ, मन जो कहे वो मत करो, नहीं तो घूमते रह जाओगे, घुमा देगा। इसीलिए कभी कभी मन की बातों को भूल के दिल की सुनिए। चलिए, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, इधर से ध्यान देना। मैं ये बोल रहा हूं कि क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये मूड एंड एटीट्यूड क्या होता है।
कभी सुना? देख लीजिए, आप में किसी भी कार्य को करने की क्षमता है, उस क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं एबिलिटी, ABILITY। एबिलिटी का मतलब हुआ कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मराठी बोल सकता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई कैन स्पीक मराठी। अपनी क्षमता को बताने के लिए आपको कैन लगाना पड़ेगा। आई कैन स्पीक उर्दू, आई कैन स्पीक मलयालम, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक फ्रेंच। एबिलिटी। काफी लंबा पेड़ है, अब सबको हिम्मते नहीं हो रहा है इस पे चढ़े कैसे। आप कहते हैं डेंडी सर डोंट वरी, आई कैन क्लाइम दिस टॉल ट्री। मैं इस लंबे पेड़ पे सर आसानी से चढ़ जाऊंगा, हटिए आप। एबिलिटी। मुन्ना परमिशन मांग रहा है, PERMISSION। बिना बिना हेल्पिंग वर्ब का परमिशन हो सकता है? आप गेट पे खड़े रहते, एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन। अच्छा, मे मॉडल वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है। आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं, SUZZESTION, सजेशन, सुझाव। शुड लगाना होगा, SHOULD, शुड, चाहिए। खा खा के मोटे होते जा रहे हो, हे भैया यू शुड ईट लेस, आपको थोड़ा कम खाना चाहिए। आप एकदम खाते पीते नहीं, दुबले पतले हो गए मुन्ना, यू शुड टेक लिटिल बिट एक्स्ट्रा, आपको थोड़ा कुछ कुछ लेना चाहिए। आप देर से उठते हैं, हे मुन्ना यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सवेरे उठना चाहिए। आप डीएनटी सर को सजेशन देते हैं, डीएनटी सर यू शुड टीच अस प्रॉपरली, सर आप हम लोगों को, आपको ना ठीक से पढ़ाना चाहिए। सजेशन इसको भी कोई देता है, अपने से बड़ों को भी सजेशन दे सकते हैं और छोटे को तो देते ही हैं। ऑर्डर नहीं देते हैं बड़ों को, सजेशन दे सकते हैं। अच्छा ये सब क्या है? अरे यही तो मूड एंड एटीट्यूड है। मान लीजिए मेरा मन करता है कि आज मैं आपको इनवाइट करूं घर पे, डिनर पे, रात में। अब अगर मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, मेरे मन में इनविटेशन की भाव है कि मैं आपको निमंत्रण दूं, भाई इस निमंत्रण देने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आप कहेंगे सर बिना हेल्पिंग वर्ब का निमंत्रण नहीं होगा सर। अरे कैसे होगा? आप क्या कहते हैं कि आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर द डिनर एट माई हाउस टुनाइट, आज रात में आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूं। आप किसी को ऑफर देना चाहते हैं, आओ रे मेरे साथ डांस करोगे, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, ऑफर है। आप कहीं से आए हैं, पसीना धूप, आप आए, हैव अ सीट, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेंगे? वुड यू लाइक टू सिट अंडर द फैन, आप पंखा में बैठना पसंद करेंगे? ये सब ऑफर है। नहीं, आप बाहर में खा रहे हो कुरकुरे फाड़ के, दूसरा पूछा, आप बगल में वो मुंह देख रहा है तो मेरा, वुड यू टेक, लोगे? ऑफर दे रहे हैं। आप लोगों को मंच पर इनवाइट करते हैं, जनता बैठे हैं, सब ऑडियंस बैठे हैं, आप उन ऑडियंस के बीच में से आप किसी को बुलाना चाहते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर XYZ टू द पोडियम। अच्छा देखो, आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आई वुड लाइक टू कॉल, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस सुनैना टू कम हियर। अपने मन में बहुत सी तरह की बात, जिसको आप मूड एंड एटीट्यूड कहते हैं, को एक्सप्रेस सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कर सकता है, दूसरे भर में पावर नहीं। मन की बात मोदी के साथ की मॉडल वर्ब के साथ? हाँ, मन की बात मॉडल वर्ब के साथ। आप कहोगे सर हमारे मन में इतना ही बात है, अरे नहीं, बहुते बात है। अभी हम मॉडल वर्ब पढ़ा नहीं रहे, अभी आपको समझा रहे हैं कि मॉडल वर्ब क्या करता है। हेल्पिंग वर्ब का काम मेन वर्ब को मदद करना है 3 अलग अलग पर्पस से। पहला काम टेंस फॉर्म करना, दूसरा काम पैसिव वॉइस फॉर्म करना, और तीसरा काम मूड एंड एटीट्यूड को, वक्ता की मन की बात को बताना। क्या है?
हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो ना, जैसे आप कहते हैं आई कैन डू, तो ये डू मेन वर्ब है और ये कैन हेल्पिंग वर्ब है। अब ये बता सकते हैं, यहां पर आप बता रहे हैं आप अपनी एबिलिटी कि मैं ऐसा कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। वर्ब कितने तरह के होते हैं? वर्ब कितने तरह के होते हैं? हाँ, कौन कौन? बहुत सुंदर जवाब। हेल्पिंग वर्ब कितने तरह के होते हैं? सुनो, बात नहीं। नहीं होते हैं? बाबरी तो कहते होते ही नहीं है। अच्छा, वह होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा ये, अच्छा हमने नहीं बताया है। अच्छा मतलब उतना ही तक है जितना तक हम बताए हैं। इससे पहले आप घर पे क्या प्याज छिल रहे थे? इतना पढ़ के जो आप आए हैं, किस क्लास में आप हैं? इस बार 10th किए हैं? अच्छा, तब तो आपको लगा कि कहीं आप ग्रेजुएशन वगैरह कर लिए हैं। ठीक है जी। फिर भी 10th तक ही तो ये सब पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच सब 11 12 में नहीं पढ़ाया जाता है। समझ गए ना? चलिए, तो हमने क्या देखा कि स्पीकर की जो मन में बहुत सी तरह की बातें हैं, उन बातों को एक्सप्रेस करने के लिए निश्चित तौर पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को मदद करता है। और इन वर्ब्स को हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। अभी मुन्ना ने जैसे कहा कि हेल्पिंग वर्ब का कोई टाइप वाइप नहीं होता है, ये होता है। एक प्राइमरी होता है, एक मॉडल होता है। ये मॉडल एक टाइप ए है और एक था प्राइमरी। वो जो इज लगाए थे, एम लगाए थे, वो सब प्राइमरी में है। और ये शैल विल शुड वुड कैन कुड मे माइट मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब है। और एक मार्जिनल होते हैं, तो वो मॉडल से ही निकल कर आता है। ऐसे समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी और मॉडल्स। अच्छा, प्राइमरी 11 है और मॉडल 13 है। अगर कोई भूल से पूछे कि टोटल हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में कितना है, गिना हुआ है? ये पूरे 26 लेटर इंग्लिश का ना पूरी दुनिया को परेशान किए हुए, आपको पता है? इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? इंग्लिश में 5 को है, ENGLISH, 7 को। हम इंग्लिश अल्फाबेट नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश। चलिए, थोड़ा सा ज्ञान मिला। वर्ब क्या होता है? हाँ हाँ, अभी तक अधूरा ज्ञान है, थोड़ा सा पूरा ज्ञान कर लेते हैं, कोई दिक्कत? बेसिक बात कर रहे हैं आज, किसी खास चैप्टर पे आज काम नहीं कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी वर्डिंग से। जो आपने नहीं पढ़ा है वहां से हम शुरू करेंगे और फिर हमारी गाड़ी चलती रहेगी। चलिए, हम बात करते हैं मिस्टर वर्ब का, VERB। आज जो जो चीजें आपने पढ़ा है ना, उसी को मैं समझने की कोशिश करता हूं कि आपने पढ़ा क्या है। 90% हमको गलत पढ़ाया गया है। और जब मुझे गलत पढ़ाया गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको ऐसा ही पढ़ाया गया है। देखना चाहते हो? नमूना देखो। तो आप खड़े हो जाइए। वर्ब किसे कहते हैं? जो करता है। अच्छा ठीक है ठीक है, आप बताएंगे वर्ब किसे कहते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं। मुन्ना, वर्ब किसे कहते हैं आप बताइए। वर्ब नहीं पता? अरे बाबा रे बाबा। हाँ, आपको पता होगा भैया, आप ही नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। हाँ, आप जानते हैं वर्ब किसे कहते हैं? किसी काम का होना वर्ब कहते हैं। चलिए, मैं आप ही के बात पे रुकता हूं। आप कहते हैं कि किसी काम के होने को वर्ब कहते हैं, और मैं कहता हूं देखो, मेरा नाम है DNT, IMDNT। अच्छा देखिए, आप बताना भाई मेरे, इस वाक्य में वर्ब है कि नहीं है? नहीं है तो ई कथी तो हरमुरी है? नहीं है बाबू। इस वाक्य में वर्ब है कि नहीं है? है। अभी अभी आपसे पूछा कि बताओ वर्ब क्या होता है, तो आपने कहा कि सर वर्ब से किसी काम होने का बोध होता है। हम कहते हैं IMDNT, काम क्या हो रहा है? काम तो कुछ नहीं हो रहा। हम आपको बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। IMDNT, I am a teacher, you are a student, this is a marker। इसमें काम कहां कुछ हो रहा है?
हम कहते हैं कि यह मार्कर है, इसमें काम हुआ कुछ। हम कहते हैं यह चश्मा है, तो काम क्या होगा? जब देखना कहेंगे तब ना काम होगा। हम तो खाली कह रहे हैं कि चश्मा है। छोटे वर्ब किसे कहते हैं? हमको लगता है आप भी नहीं समझे होंगे कि आप क्या बोले तो हम क्या समझेंगे। नहीं, बैठिए आराम से। हाँ जी। क्या बोलती रहती है रे? फिर तो वर्ब और नाउन में फिर क्या अंतर है? वस्तु या व्यक्ति के नाम को वर्ब कहते हैं, तो फिर नाउन किसको कहते हैं? अब तुम्हारा नाम क्या है? बेबी। अच्छा, बेबी वर्ब है कि नाउन है? हाँ, जोर से बोला ना। बेबी, बेबी ये गरम जलेबी। इधर सुन, बेबी जो है वो नाउन है कि वर्ब है? जोर से बोलना। तो नहीं पता है तो बीच बीच में जोश में आके उठ क्यों जाती हो? बैठो, सब बैठा है चुपचाप, तुम बैठो। उस टाइम में बात कर रहे हैं तो उल्टा पुल्टा बोल रही है, अभी ये ट्रैके चेंज करके भाग गई। हाँ, आप बताएगी जी, बोलिए। वर्ब किसे कहते हैं? एकदम हलवा वाला सवाल सब है। आप ध्यान देकर देख लीजिए कि मैं आज कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं आज समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हम समझते क्या है, बस इतना ही। हाँ जी। हम्म, आप ही बताएंगे? चलिए आप ही बताइए। बहुत सुंदर जवाब, बैठ जाइए। जनाब बता रहे हैं। देखिए, बात वो होना चाहिए जो कुछ समझ में आए। आप हिंदी में समझाइए तो आप क्या अंग्रेजी में बोले? देखिए, आप खुद नहीं समझ रहे, आप हमको क्या समझाइएगा? देखिए, ये बात बहुत बड़ा है कि किसी को समझाने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। ये एकदम 100% परफेक्ट बात है। बिना समझे हुए आप किसी को नहीं समझा सकते। बैठ जाइए। हाँ जी, जी बिल्कुल। हाँ, चलिए थोड़ा सा आप गए आगे। जी बिल्कुल, आपने कोशिश किया। अब आप सुन लो, देख लो बंधु, फिर कभी मौका ना मिले। वर्ब का मतलब, अगर 95 से ज्यादा परसेंट स्टूडेंट कहते हैं कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, जैसे कि आपने कहा, कोई जरूरी नहीं कि वर्ब का मतलब हमेशा एक्शन से होता है। हेलो, हेलो, हेलो। वर्ब का मतलब हमेशा एक्शन नहीं होता है। वर्ब का मतलब एक्शन होता है। वर्ब का मतलब POSSESSION पोजेशन होता है। अब वर्ब का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग होता है। तीन चीज। A verb is a word which denotes action, possessions and state of being. अब तीनों में अंतर देखिए। एक्शन होगा, जैसे आप कहते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये प्ले एक्शन है। जिसमें लग जाए ना, आना जाना, खाना पीना, लेना देना, कहना सुनना, उठना करना, ना, जितना ना वाला है वो सब क्या है? एक्शन है। पहले दो को चीज को छोड़ देना। पूछो किसको? बता देंगे, डोंट वरी। आई प्ले क्रिकेट में यहां प्ले खेलना। अच्छा, एक्शन क्या होता है? जिसमें कुछ मूवमेंट्स हो, जिसको करने में एनर्जी लगे। अब तोरा शरीर में एनर्जी नहीं है, तू बैट लेके खड़ा है। अब बलवा को हिट करने के लिए क्या चाहिए? एक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। जिसमें मूवमेंट हो, जिसमें कुछ एक्टिविटी हो, जिसको करने में एनर्जी लगे, दैट इज एक्शन। ठीक। पोजीशन मतलब होता है मालिकाना।
ओनरशिप की भाव को बताता है कि मेरे पास, तुम्हारे पास, किसके पास क्या है। हम कहते हैं आई हैव अ कार, हमारे पास कार है। अच्छा ये बताइए तो, जब हम कहते हैं कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, इसमें कोई काम हो रहा है? काम नहीं हो रहा है कोई। हम यहां बता रहे कि मेरे पास क्या है। नहीं समझे? हम कहते हैं कि मुन्ना सी हैज नो, KNOWLETCE, सी हैज नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। इसमें ये वर्ब है। अब ये वर्ब हैज एक्शन वर्ब है कि पोजेशन है? अरे भाई अब देखो ना, हम कहते हैं कि उसको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वो क्या करती है? करने का काम ही नहीं बात हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं उसके पास क्या है क्या नहीं है, व्हाट सी पॉसेस एंड व्हाट सी डजंट पॉसेस, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। तो यहां पर हैव और हैज पोजेशंस को बताता है, मालिकाना के भाव को बताता है, बिलोंगिंग्स को बताता है कि उसके पास क्या है। और ये स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था, जैसे कहते हैं ना कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, इसमें ये एम वर्ब है। अच्छा आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, इसका मतलब ये मैं थोड़ी बता रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें बात कर रहा हूं कि मैं कौन से काम करता हूं, नहीं, मैं क्या हूं ये बता रहा हूं। मेरे पास क्या है मैं वो भी नहीं बता रहा हूं, मैं क्या करता हूं मैं वो भी नहीं बता रहा हूं, मैं क्या हूं वो बता रहा हूं। ये यहां पर एम स्टेट ऑफ बीइंग है, यहां पर हैज हैव पोजेशन है, और यहां पर प्ले एक्शन है। वर्ब का मतलब तीन चीज, वर्ब मतलब एक्शन, वर्ब मतलब पोजेशंस, और वर्ब मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था। ठीक है, अब आप समझ गए। चलिए आपसे अब क्वेश्चन है, आपको सिर्फ बताना, जैसे मैं यहां लिखा कि मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है। अब बताइए इसमें वर्ब कौन सा है? इज। चलिए इज वर्ब है। अच्छा दूसरी बात, ये इज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग बोलोगे तो अब ये मालिक को ढूंढने लगेंगे हम। हाँ बाबू, ये इज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? मेन वर्ब है। वाक्य में एक ही वर्ब है तो हेल्पिंग हो ही नहीं सकता ना, ये कंडीशन है, तो खुद मेन है। ठीक है। अच्छा अब ये बताना है आपसे, मेरा क्वेश्चन है कि ये इज एक्शन वर्ब है, पोजीशन है, या स्टेट ऑफ बीइंग है? क्या है? तो अभी जो क्वेश्चन पूछे तो तुम सो रहे थे, जो बोल रहे हो क्या? ध्यान कहां है? तेरा ध्यान किधर है मुन्ना? किधर नहीं है, बोर्ड पे है, तब पूछ रहे हो क्या? अटेंटिव रहो, अटेंटिव, एग्रेसिव मोड में। सवाल आपसे ये है, क्लियर हो गया है कि ये इज मेन वर्ब है क्योंकि एक ही वर्ब है। इनसे मेरा प्रश्न था, ये बताइए कि ये जो इज वर्ब है, वो वर्ब तो तीन चीज को एक्सप्रेस करता है ना, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन। तो क्वेश्चन है कि ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? हा? कि तो हम लिखवे किए हैं कि दूध मीठा है, तो तुम क्या कह रहे हो, बता रहा है मीठा है मीठा है। हम क्या पूछ रहे हैं वो जवाब ही नहीं दे रहे। अरे भैया वर्ब तीन बात को बताता है ना, ये देखो, एक्शन को बताता है, पोजीशन को बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, ये तीन बात वर्ब बताता है। तो ये इज यहां वर्ब है, पूछ रहे हैं कि इस तीनों में ये क्या बताता है, तो तुम बोलता है दूध मीठा है, खट्टा है, क्या है, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? देखो मुन्ना कैसे जवाब देगा। हाँ बुआ बोलिए। बहुत सुंदर जवाब, स्टेट ऑफ बीइंग है। क्योंकि जब कहते हैं कि मिल्क इज स्वीट, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आई हैव मिल्क, हमारे पास दूध है, पोजेशन हुआ ही नहीं। दूध क्या करता है ये भी नहीं बता रहे हैं, तो ना एक्शन है ना पोजीशन है, तो है क्या? स्टेट ऑफ बीइंग। देखो कितना आसानी से समझ रहे, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। हाँ जी जरूर, वेलकम।
देखिए किसी भी हाल में जब आप वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब तो एक ही है ना। नहीं, वो भी पॉजेसिव ही हुआ ना, एकदम किसी भी हाल में वही होगा। यस, वेरी गुड। तो अभी तक हमको जो सिखाया गया था कि वर्ब इज डूइंग वर्ड, ये गलत हो गया। पता है हमको बच्चा से क्या सिखाया गया अंग्रेजी? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, उसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। आज हम बच्चे को सिखाते हैं गलत। अब तुम भी वही पढ़ के आए हो, सब वही पढ़ के आया है, गलत 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 गलत। ये अपने समझ, अपने सहूलियत के लिए हम लोग अपने तरह से डेफिनेशन बना देते हैं। वाह, कमाल है। दिखाए नमूना, एक नमूना दिखाए जो हम बोल रहे हैं, देख लीजिए। आप भी कहेगा कि कुछ दिखा नहीं रहा, खाली बोल रहा है। देखो, तो नरेंद्र मोदी बोले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कल दरभंगा आ रहे हैं। आप बोलोगे छोड़िए, मोदी जी बिजी है बहुत, उनको छोड़ दीजिए। अच्छा, नीतीश कुमार कल दरभंगा आएंगे। कौन आएंगे कल दरभंगा? नीतीश कुमार कल दरभंगा आएंगे। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस बोलता है। ये बिल्कुल ट्रैक से अलग लगता है यार ये लड़का हमको। भैया आप थोड़ा संभल के, हाँ, आप एकदम डिरेल्ड हो जाते हैं, ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, संभाल के थोड़ा। हाँ। हाँ, तो सवाल है कि नीतीश कुमार कल दरभंगा आएंगे। देखिए मेरा इंग्लिश देखिए, गौर देखिएगा, गौर से देखिएगा और बहुत कुछ सीखना है। NITISH, नीतीश कुमार। अब यहां पर दो इंग्लिश, यहां पर है विल कम और यहां पर है COMES कम्स, और यहां पर है DARBHANGA दरभंगा, और यहां पर है TOMORROW। नीतीश कुमार, हमने दो ऑप्शन रख दिए आपके लिए, ठीक है? या तो आप कहिए नीतीश कुमार विल कम दरभंगा टुमारो, नीतीश कुमार कल दरभंगा आएंगे, या फिर एक और ऑप्शंस मैंने आपको दिया है कि नीतीश कुमार कम्स दरभंगा टुमारो। इसमें से क्या सही है, क्या गलत है? आप बताएगा, जरूर बताइए। कम्स होगा, विल कम नहीं होगा। भाई कल की बात कर रहे हैं, आज की नहीं। कल मतलब फ्यूचर हुआ, ध्यान देना। क्या बात है, बहुत सुंदर जवाब, और सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार जी, देखिए बात आपने नहीं समझा, मुन्ना ने बात बोल दिया। जब फ्यूचर का एक्शन प्लान्ड हो जाता है तो वो फ्यूचर फ्यूचर नहीं, सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। जैसे आप कहते हैं कि मेरा परीक्षा सोमवार से शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है। माई एग्जामिनेशन विल स्टार्ट नहीं होगा, माई एग्जामिनेशन स्टार्ट फ्रॉम मंडे। आप कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2 जून से शुरू होगा कि 5 जून से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी को कुछ नहीं पता, ये अच्छी बात है, बढ़िया लगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। हमने कहा बस शुरू होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया में क्रिकेट का महाकुंभ लगने वाला है। जो अभी अभी IPL में हमने देखा है, उसकी आखिरी मैच आज खेला जाने वाला है। तो हमने ये कहा कि T20 वर्ल्ड कप विल स्टार्ट फ्रॉम 5 जून की स्टार्ट्स फ्रॉम। यस, क्यों? प्लान्ड है। स्कूल में छुट्टियां होती है, नोटिस निकलते हैं। मैंने कई बार कई प्रिंसिपल को गलत नोटिस दिखा, वहां पर लिखता है कि स्कूल विल रीओपन ऑन। रे भाई, जब तू प्लान है, नोटिस दे रहा है कब खुलना है, पता है तो विल रीओपन नहीं होगा, स्कूल रीओपन्स। अब बताइए इसका हिंदी क्या है? नीतीश कुमार कम्स दरभंगा टुमारो का हिंदी में क्या कहेंगे?
ये सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं? अब बोलो, हमको जो सिखाया जिसने कि ता है, ती है, ते है, कहीं है ताते ती? दिखाओ, दिखाओ। गलत सिखाया कि नहीं? गलत सिखाया कि नहीं? ऐसी कई चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जो हम गलत ढंग से सीखे हैं, उसको सही तरह से सीखने की जरूरत है। यानी दिक्कत, बात समझ में भी आ रहा है ये? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हो भैया? आपके क्लास कितने बजे ओवर होना है? 10:50 में? 10:30? 10 बजे? 10:38 हो रहा है बाबू। ये तो पहले ही बंद कर दी। अच्छा ठीक है, अगर हम ठीक ठाक से तो बंधु, इंग्लिश बहुत आसान है और मैं समझता हूं कि इंग्लिश पढ़ने में बहुत मजा आता है। इतना मजा मुझे नहीं लगता है और सब्जेक्ट में है। ये लैंग्वेज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरी बात कि जिस इंग्लिश को हम लोग सीख रहे हैं वो हमारा मदर टंग भी नहीं है, हमारी मातृभाषा भी नहीं है, हमारा भाषा नहीं है। और याद कर लेना मुन्ना, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ये एक लिंक लैंग्वेज है, ये एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो जब आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं ना, तो आपकी ब्रेन डेवलप होता है। मैं समझता हूं कि जैसे ही आप मैथ्स बनाते हैं और मैथ्स बना करके आप अपने ब्रेन की रीजनिंग पावर को, अपने सेंस को डेवलप करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप इंग्लिश भाषा को सीखते हैं तो आपका ब्रेन बिल्कुल उसी लहजे में डेवलप होता है। इसलिए इंग्लिश को इंग्लिश की तरह सीखना है। देखिए इंग्लिश में अब यहां दरभंगा में देखते हैं बहुत टीचर, हाँ हम बिहार बोर्ड के पढ़ाते हैं, हम बिहार बोर्ड वाले हैं, हम सीबीएसई वाले हैं, हम आईसीएसई वाले हैं, हम ई पढ़ाते हैं, हम ना सिर्फ ओ पढ़ाते। भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसमें ई उ आ ए कहां से आया? वो बिहार बोर्ड हो कि सीबीएसई बोर्ड हो कि जापान बोर्ड हो कि कौन बोर्ड हो, उसे मुझे क्या करना है? इंग्लिश इज इंग्लिश। और पूरी दुनिया में ऐसा ही बोला जाएगा, राम इज गोइंग, कहीं 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 पर राम आर गोइंग नहीं लिखा रहेगा। ऐसा नहीं कि 10 तरह से हम एक ही चीज को पढ़ते हैं। रूल्स आर सेम एवरीवेयर। इसलिए ठीक से सीखेंगे। अगला क्लास जो हमारा होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है वो, और उसका नाम होगा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, अननेसेसरी वर्डिंग्स। इसी के साथ आज का क्लास ओवर करते हैं। इंग्लिश को हम बिल्कुल हलवा बना देंगे, ऐसा हम सोच कर आते हैं।